हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों आज से हम क्लास 9 के आपके एनसीईआरटी बुक के लेसन फर्स्ट हमारे परिवेश के पदार्थ को स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये हमारा पार्ट 1 है। पूरे चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, तो पहले हम जाने कि पदार्थ होते क्या हैं या पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा जानने से पहले आप फिगर में देखिए कि जैसा कि आपको यहाँ पर सामने एक बॉल दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है कुछ स्थान घेर रहा है। तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। तो यहाँ पर बॉल जितना स्थान घेर रही है वो उसका क्या है? आयतन है। अब यदि मैं कहूँ कि आप इस बॉल को उठाइए, तो इस बॉल को उठाने के लिए आपको बल लगाना होगा, यानी कि उसका कुछ भार होगा और वस्तु का भार कहलाता है उसका द्रव्यमान। अब इस वस्तु को उठाकर आपको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा तो इसको ले जाने में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, यानी कि आपको कुछ कठिनाई होगी। तो वस्तु को ले जाने में जो कठिनाई होती है वही क्या होता है? अवरोध होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो कि कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है एवं आयतन होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसे वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर बॉल है, कॉपी है, पेन है। तो कोई भी वस्तु हो वो सभी क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। उनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कि अवरोध उत्पन्न करते हैं वही कहलाते हैं पदार्थ। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया, कॉपी, पेन, किताब, मेज, पुस्तक, हवा। हवा भी एक पदार्थ है। अब आपके दिमाग में होगा कि हवा कैसे कोई पदार्थ हो सकता है। तो यदि आप इसको बैलून में भरें तो बैलून में भरेंगे तो ये स्थान घेरेगा, इसका कोई ना कोई भार होगा। तो इस तरह से हवा भी एक क्या है? पदार्थ है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टेंस। तो एक और वर्ड होता है द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। तो द्रव्य और द्रव में अंतर है। क्या अंतर है आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्य यानी कि सबस्टेंस होते क्या है। तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा या किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिन्हें कि हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य प्रकार के पदार्थों में बदल नहीं सकते। जैसे चीनी है, तो चीनी को अगर हम तोड़ें तो तोड़ने के बाद भले वो टूट जाएगा लेकिन रहेगा तो चीनी ही। या फिर चूना है, चूना को हम तोड़ें तो वो रहेगा चूना ही। तो भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम इसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदल सकते। हाँ, परंतु रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ में बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो द्रव्य है, द्रव्य भी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। यानी कि जो द्रव्य होता है वो पदार्थ का ही एक रूप होता है। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति, यानी कि पदार्थ के फिजिकल नेचर के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है पदार्थ कणों का बना होता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं अपने स्थान पर गति करते हैं या अपना स्थान छोड़कर भी गति करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का पदार्थ है, यानी कि ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। तो ये गति किस प्रकार की होती है तो हम ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। अगला पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि इन कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है और इस आकर्षण को हम बोलते हैं अंतराअणुक आकर्षण बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पदार्थ के दो कणों के बीच एक बल कार्य करता है और इस बल को ही हम बोलते हैं अंतराअणुक आकर्षण बल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बल के कारण ही पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठोस में यह बल सबसे अधिक, द्रव में कम और गैस में लगभग न के बराबर होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। तो आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह है और इस खाली स्थान को हम बोलते हैं अंतराअणुक स्थान। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जो कण है, इन कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है, उसी को हम बोलते हैं अंतराअणुक स्थान। आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ का
वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। वैसे देखा जाए पदार्थ के कुल 5 प्रकार खोजे गए हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 3 ही प्रकार हैं, ठोस, द्रव, गैस। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। चौथा प्रकार है प्लाज्मा और 5वां प्रकार है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में। तो पहला पॉइंट है ठोस पदार्थों की जो आकृति होती है और उसके आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे कोई बुक है, आप उसको जिस स्थान पर रखते हैं वो उसका आकार वैसा ही रहता है और वो जितना स्थान घेरे रहती है वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कोई लोहे का 1 मीटर क्यूब का एक टुकड़ा है, ठीक है, तो उस लोहे का जो 1 मीटर की लंबाई वो 1 मीटर ही रहेगी, ये नहीं कि उसका लंबाई घट या बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट है ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है, यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके घनत्व बहुत ही ऊंचे होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो ठोस होते हैं उनमें बहुत देखते हैं कि भार होता है, और आप सभी ने पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। तो ठोस के जितने भी रूप होते हैं उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ठोस पदार्थों के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वह प्रायः उच्च होते हैं, यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, द्रवणांक का मतलब होता है उन्हें लिक्विड में बदलना और क्वथनांक का मतलब होता है उसे गैस में बदलना। तो जैसे लोहा है, लोहा को अगर हम पिघलाना चाहें तो उसको पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत अधिक ताप की ज़रूरत होगी। तो इसलिए जितने भी ठोस होते हैं उनके द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही उच्च होते हैं। तो किसी भी ठोस को द्रव में बदलने या फिर उसको उबालने के लिए हमें उच्च ताप की ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जो ठोस होते हैं बहुत ही कठोर और दृढ़ होते हैं। अगला है ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि आप ठोस पदार्थ को दबाकर उनके आकार में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगला पॉइंट है ठोस पदार्थों में बहाव की प्रकृति नहीं होती, यानी कि जो ठोस पदार्थ हैं वो बहते नहीं हैं। 7वां पॉइंट है ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेलवे ट्रैक होता है तो जो पटरियाँ होती हैं तो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि जब गर्मी की दिन आती है तो गर्मी के कारण जितने भी ठोस होते हैं उनमें प्रसार होता है, लेकिन ये प्रसार बहुत कम होता है। तो प्रसार होने का मतलब फैलना, तो ये फैलते हैं इसलिए इनको गैप रखा जाता है, क्योंकि अगर गैप नहीं रखा जाएगा तो फैलने के कारण जो पटरियाँ होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगी, और पटरियाँ अगर टेढ़ी हुई तो ट्रेन गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठोस पदार्थों में क्रमशः प्रसार मतलब फैलना या संकुचन यानी कि सिकुड़ना होता है। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की यानी कि सब्लिमेशन की। तो आइए जानते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और यदि हम उस वाष्प को ठंडा करें तो वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में भी बदल जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ को हम ऊर्ध्वपात यानी कि सब्लिमेट कहते हैं। तो जैसे कोई ठोस है उसको गर्म किए तो गैस में बदला, और जब हम गैस को ठंडा किए तो वापस ठोस में बदल गया। तो ठोस का सीधे गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और गैस से वापस ठंडा करके ठोस प्राप्त करना कहलाता है ऊर्ध्वपात। तो यदि हम बात करें ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले यौगिकों की, जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, जिसे हम नौसाधर भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है NH4Cl। तो यह है अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके अलावा जो शुष्क बर्फ़ है जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम अगर गर्म करें तो ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने घर पे देखा होगा जो कपूर है, जब इसको हम जलाते हैं तो ये सीधे गैस में बदलता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें हम गर्म करने पर वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि कोई ठोस पदार्थ है उसको हम जब गर्म किए तो ऊपर वाष्प के रूप में ठंडा होकर जमा हो जा रहा है, तो यह पदार्थ क्या है, ऊर्ध्वपात है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरण प्रक्रिया की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज़न।
तो विसरण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, आपके एग्जाम में आता है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य की बात हो रही है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो विसरण प्रक्रिया होती है वो ठोसों में लगभग न के बराबर होती है। तो जनरली विसरण प्रक्रिया आपके द्रव और गैस में पाई जाती है, परंतु ठोस में ये न के बराबर यानी कि लगभग नहीं पाया जाता। परंतु कुछ इसके अगर एग्जाम्पल दें, जैसे हम कॉपर ले लें और जिंक ले लें, अगर इन दोनों धातु को हम एक पास सटाकर कई सालों तक या कई दिनों तक रख दें तो ये कुछ दिनों बाद आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी कि इनके जो कण होते हैं विसरण के द्वारा एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठोसों में विसरण की प्रक्रिया कुछ हद तक होती है, यानी कि बहुत दिनों तक अगर रखा जाए तभी होता है, इसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तो जितने बचे हुए टॉपिक हैं हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।